गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। यूपीएससी एस्पिरेंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट 6 to 12 प्रिपरेशन एनसीईआरटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो पिछली कक्षा में अध्याय 10 का पढ़े थे, जिसका अध्याय का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। सो आज रिमेनिंग चैप्टर पढ़ेंगे, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय और प्रशस्तियाँ। सो आगे बढ़ते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राजा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे, यानी जिस शहर प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्ध थे, जिस राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं हुआ करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चला। पहले ही आप लोगों को बता दी थी कि राजा हर्षसेन की जीवनी हर्षचरित्र 3 कवि मिलकर लिखे थे। पहला बाणभट्ट, दूसरा चीनी तीर्थयात्री वैनसेंग और तीसरा रविकृति। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपना चाचा से यह राज्य मिला था। रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाका में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद। कवि का कहना है, इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लवों और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में आप लोगों ने कक्षा 7 में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि का सबसे महत्वपूर्ण बना रहा प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव हुआ करते थे, जो धीरे धीरे एक नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए, जो उदाहरण स्वरूप इस प्रकार हैं। फर्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। दूसरा, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मत्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। तीसरा, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाहक यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग रहते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। इस समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। आगे बढ़ते हैं। एक नए प्रकार की सेना के बारे में बताते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक की सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इसमें युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत
कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासन दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। आगे बढ़ते हैं दक्षिण राज्य के बारे में। दक्षिण राज्य की सभाओं के बारे में पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय संभवतः सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। आगे बढ़ते हैं। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य शास्त्रों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवनी के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाएं प्राकृत बोलते थे वे दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मचारी के दुर्व्यवहारों की बात भी कही गई थी। चीनी तीर्थयात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्होंने ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते थे, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह बात सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का एक बड़ा सजीव चित्रण किया गया। आज के लिए इतना ही। आज पूरा चैप्टर 10 अध्याय समाप्त हुई। अगली कक्षा में क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब, लाइक, सब्सक्राइब एंड